हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स और हाइड्रोजन टेस्ट के क्वेश्चंस के थ्रू इन दोनों चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इसके साथ साथ इन दोनों चैप्टर में एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक से इस बार यानी नीट 2024 में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या एनसीईआरटी में कौन से पॉइंट से आपसे मिस्टेक करवा सकता है, ये भी आज के वीडियो सॉल्यूशन में डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आपको कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखना है और बताई गई बातों को अच्छे से फॉलो करना है। बिकॉज अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा और अच्छे से फॉलो किया तो इजीली आप एग्जाम में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो भाई, आपके एस ब्लॉक एलिमेंट से हर बार डायरेक्ट एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन आता है और 1 क्वेश्चन आपके हाइड्रोजन की एनसीईआरटी से आता है, यानी 3 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आराम से आते हैं। और हो सकता है 4 भी आ जाए, और 4 आ जाए तो हमारे लिए तो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आज के वीडियो में ही जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो सारे अच्छे से कवर करवा दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात का ध्यान जरूर रखना, जब आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर रखना, ताकि जहां भी मैं बोलूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या ये पर्टिकुलर मिस्टेक एग्जामिनर आपसे करवा सकता है, उनको आपको साथ के साथ नोट कर लेना है और एग्जाम से पहले इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मिस्टेक को बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपसे एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं, अपने मम्मी पापा का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करें और एक अच्छे डॉक्टर बनके हमारे देश की, समाज की, गरीबों की भलाई के लिए काम करें। ठीक है भाई, अब हम टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले भाई हमेशा की तरह हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाते हैं जो आप रिवीजन के लिए नोट करते हैं। तो आज भी लिस्ट आपके सामने बनी हुई है, लेकिन मैं कहूंगा ये लिस्ट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर का ये एक टेस्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। तो मैं कहूंगा अगर आपको ये टेस्ट दोबारा से रिवाइज करना हो, आप पूरे का पूरा टेस्ट रिवाइज करें। और अगर किसी को लगता है कि मेरे दोनों चैप्टर अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, मैं तो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहता हूं, तो लिस्ट आपके सामने है, इसमें आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2nd, 4th, 7th, 8th, 11th, 14th, 16th, 19th, 22nd, 23rd, 27th, 33rd, 34th, 35th, 37th, 38th, 43rd, 44th, 46th, 48th एंड 50th क्वेश्चन। यानी ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर दोबारा से आपको ये टेस्ट रिवाइज करना है, पूरा टेस्ट रिवाइज करने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आप इन क्वेश्चंस को एक बार सोल्व करके जरूर देख लें और इनमें जो भी मिस्टेक आपसे हो या जो क्वेश्चन दोबारा आप सोल्व ना कर पाए उसका एक्सप्लेनेशन देख के आप अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बात और जरूर मैं आपको कहूंगा। देखो भाई, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है और अभी तक ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले टेस्ट जरूर अटेम्प्ट किया करो। भले ही मार्क्स आपके कितने ही आए, 10 आए, 20, 40, 100, 120, 160, कितना भी आए, अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मैक्सिमम मिलेगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है और वो भी बीवाइज क्लासेस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप बीवाइज ऐप डाउनलोड करके वहां पे साइन अप करके या लॉगिन करके कोर्सेज में जाकर के केयर 24 ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट है, जिसके वीडियो सॉल्यूशन में आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो भाई, इनमें क्या है, आपके लगभग 29 तो चैप्टर वाइज टेस्ट है, उसके साथ आपके 7 रिवीजन टेस्ट है और 10 आपके मेजर टेस्ट है। यानी यहाँ पे लगभग आपको 45 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं। ये ओनली 2024 के टेस्ट है, इसके साथ आपको लास्ट ईयर के टेस्ट भी मिल रहे हैं, यानी 45 और 45 90 टेस्ट हो गए। अगर 90 टेस्ट अच्छे से कर जाओगे, डेफिनेटली केमिस्ट्री में आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट टाइम पे कोटा में हैं, ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बीवाइज क्लासेस के न्यू कैंपस यानी जवाहर नगर विजिट करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हर संडे आपका एक टेस्ट होता है, आप ऑफिस आकर के ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहां पे शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, और ये जो वीडियो सॉल्यूशंस है ये ऑफलाइन वालों को भी मिलते हैं,
ऑनलाइन वाले को भी मिलते हैं। किसी को कोई डाउट है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकता है। ठीक है भाई, अब हम टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके सारी बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन लिखा है सलाइन हाइड्राइड्स आर नॉन वोलेटाइल, नॉन कंडक्टिंग एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बिल्कुल सही है। सलाइन हाइड्राइड्स क्या होते हैं? सलाइन हाइड्राइड आपको पता है क्या होते हैं? सलाइन हाइड्राइड्स ये होते हैं आपके एस ब्लॉक के हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं इनको? एस ब्लॉक के हाइड्राइड्स। ये क्या होते हैं भाई? नेचर में आयोनिक होते हैं, आयोनिक भी होते हैं और नॉन कंडक्टिंग होते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्टेट में, लेकिन मोल्टन स्टेट में लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है। ठीक, ये बात है भाई। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे एस ब्लॉक के हाइड्राइड कौन से हो गए आपके? LiH, NaH, KH, RbH। पूरा रिवीजन हो रहा है ना, साथ में पूरा रिवीजन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। CSH। ठीक, फिर BeH2, MgH2, MgH2 और ये क्या आएगा? CaH2, SrH2 और BaH2। ये हाइड्राइड्स है आपके। अब यहां पे देखो, ध्यान दो इधर, ये तीन, एक तो लिथियम का, बेरिलियम का और मैग्नीशियम का। इनका साइज स्मॉल होता है कैटायन का। कैटायन का साइज स्मॉल होने के कारण चार्ज बाय रेडियस रेशियो बढ़ जाता है, जिसके कारण पोलराइजेशन ज्यादा होता है। तो पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगा तो फेजान रूल के अकॉर्डिंग आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो इनमें क्या है? थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये क्या है? प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है। ये क्लियर हो गया। तो ऐसे एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपका साथ में रिवाइज होता चलेगा हर क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट देखो, सलाइन हाइड्राइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये तो एस ब्लॉक के होते हैं। तो असर्शन क्या हो गया? करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो आंसर इज 3। ठीक है भाई, तो अच्छे से क्लियर हो गया। एस ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स हैं उसको पूरा अच्छे से मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। फिर इसके बाद आगे अगर पी ब्लॉक का आएगा वहां पे पी ब्लॉक के कर देंगे। 1 बाय 1 करते चलेंगे, एक साथ एक जगह नहीं कर रहे। ठीक, इससे टाइम भी बचेगा और अपना जो टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में है इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज ड्यू टू कंपाउंड X। बॉइलिंग दिस सैंपल कन्वर्ट्स X टू कंपाउंड Y, X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखो भाई, टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है? रिवाइज करो। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। किसके कारण होती है? कैल्शियम का बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनके कारण होती है। ठीक, अब देखो, अब इसके साथ अगर हम बात करें परमानेंट हार्डनेस की भी, परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है? परमानेंट ये होती है ड्यू टू सल्फेट्स एंड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यानी कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके कारण होती है आपकी परमानेंट हार्डनेस। अब ये बात कर रहे हैं ओनली टेम्परेरी हार्डनेस की। तो टेम्परेरी हार्डनेस में हम क्या करेंगे? बॉयल करते हैं। तो अगर आप वाटर को बॉयल करेंगे तो देखो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब बॉयल होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बॉयल होने पे क्या देता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। साथ में क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होगी, ये होगा। ठीक, अगर हम यहां पे बात करें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे क्या मिलता है? ध्यान देने वाली बात है भाई, यहां पे मिलेगा आपको MgOH2, ना कि MgCO3 जैसे कि ऊपर वाले में हो रहा है। यही ध्यान देने वाली बात है, यही मैंने येलो से लिख दिया। यहां पे एग्जामिनर आपसे मिस्टेक करवा सकता है, इसको आपको हाईलाइट कर लेना है। ठीक, साथ में और क्या मिल जाएगा भाई? MgOH2 मिल जाएगा प्लस CO2 और वाटर वगैरह निकल जाएगा। ठीक, CO2 और वाटर ये लिखते रहना आप अलग से, इसको बेसिक व्हाइट से लिख लो, CO2 प्लस वाटर। अब एक पॉइंट और है यहां पे इंपॉर्टेंट, देखो यहां पे इसमें MgCO3 क्यों नहीं बना, MgOH2 क्यों बना? क्योंकि KSP ऑफ MgOH2
इज लेस देन KSP ऑफ MgCO3, क्योंकि MgCO3 अगर बनता तो ये वाटर में सोल्यूबल रहता और मैग्नीशियम आयन अगर वाटर में रहते तो हार्डनेस ऐसे की ऐसी बनी रहती। इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, वाटर में ज्यादा होती। KSP जिसका ज्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा और जिसका KSP कम उसकी सोल्यूबिलिटी कम। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये NCERT में उल्टा लिखा हुआ है, उसने ये ऑर्डर बता रखा है कि KSP MgOH2 का ज्यादा है और MgCO3 का कम है, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है NCERT में। तो ध्यान देना, आपको ये करेक्शन कर लेना, NCERT में भी ये मिस्टेक नहीं, ये मिस्टेक जो है NCERT की उसको करेक्ट कर लेंगे ताकि आपसे एग्जाम में मिस्टेक ना हो। क्या भाई, KSP किसका कम होगा, MgOH2 का, इसलिए MgHCO3 ट्वाइस क्या बनाता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना लेगा। किसका प्रेसिपिटेट बना लेगा, MgOH2 का, ठीक। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसका बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। वो नीचे बैठ जाएंगे पानी में और ऐसे हार्डनेस रिमूव की जाती है। हार्डनेस रिमूव करने का मतलब ये कि आपको कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयन वाटर से खत्म करना है। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में चले गए, नीचे बैठ गए, पानी को अलग छांट लो, अलग निकाल लो, तो ये हो गया आपका हार्डनेस रिमूव, ठीक। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन में चलो वापिस। अब देखो, उसने पूछा कि x को आपने गर्म किया जिसके कारण हार्डनेस थी, और उसको गर्म करने में क्या है, x कन्वर्ट हो जाता है किसमें, y में। x और y क्या है, देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर होगा x तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर रहा होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ना कि कार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यहां पे है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही है। ये x हो गया आपका और ये y हो जाएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, ये रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, NCERT में क्या मिस्टेक थी वो बता दी, एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक करा सकता है वो बता दिया। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होगा, उसको जब हीट करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए, तो क्या करेंगे, बॉयल करते टाइम ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MgOH2 में, ना कि MgCO3 में। ये ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कम होता है किससे, MgCO3 से, ठीक। ये ध्यान रखोगे भाई। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद CuSO4.5H2। ये आपके NCERT का एग्जांपल है, NCERT का एग्जांपल है, ये NCERT प्रॉब्लम है, ठीक। ये IIT में आ चुकी है, नीट में आ चुकी है, दोबारा रिपीट हो सकती है, ठीक, आ सकता है एग्जाम में एज इट इज। और इस पे लिखना, एक तो इस क्वेश्चन पे लिखो सबसे पहले आप, नीट 2024 में आएगा, लिखना भाई, नीट 2024 में आएगा, सीधा यही लिखेंगे आज तो हम कि नीट 2024 में आएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद CuSO4.5H2। इसमें देख रहे हैं हम, देखो क्या होता है, यहां पे ये 4 वाटर मॉलिक्यूल तो ऐसे कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ये ऐसे, ठीक, ये कोऑर्डिनेटेड है, और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या रहेगा, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहेगा, ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर, ठीक। ये आपका कॉपर +2 में है, यहां पे +2 में है, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक। तो 4 कोऑर्डिनेटेड है कॉपर +2 आयन को, और एक इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ध्यान रखना है। अच्छा, ये आप वैसे कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, यहां पे बता ही देता हूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP2, और ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे पूछे जरूरी नहीं है। देखो, इसको हम कहते हैं ब्लू विट्रोल, क्या क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल। तो एक क्वेश्चन ऐसे लिख देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट ब्लू विट्रोल। उसमें लिख देगा 4 वाटर मॉलिक्यूल आर कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर +2 आयन, या 1 वाटर मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्वड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, ठीक, कॉपर की ज्योमेट्री जो है स्क्वायर प्लेनर होती है या टेट्राहेड्रल होती है। तो ऐसे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट करा के भी आपसे पूछ सकता है, तो पूरा पता होना चाहिए, सारी बातें हमने यहाँ पे एक ही जगह लिख दी है, ठीक। कर लेंगे ऐसे, आगे बढ़ जाए। इसका आंसर क्या आएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्वड है, तो आंसर सेकंड आ जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, आंसर 1 आता है तो ऑप्शन 1 लगा जाते हैं, अरे आंसर 1 है, ऑप्शन 2 में लिखा है 1, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज डायरेक्टेड। तो देखो भाई, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें आपको बताना कि करेक्ट कौन सा है। जब भी करेक्ट इनकरेक्ट पूछा हुआ ऐसे अंडरलाइन कर दिया करो, ठीक, करेक्ट बताना है। तो अब देखो, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ आपसे पूछा है भाई, इसमें क्या है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा भाई, आपको पता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड की अगर बात करेंगे, LiH, NaH, KH, RbH, CSH। अब मैंने आपको क्या बताया,
यहाँ पे कॉमन एनायन क्या है, हाइड्राइड एनायन है, मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक को हम क्या करते हैं, छोटा एन कंसीडर करेंगे, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, कैटायन का साइज बढ़ेगा, एनायन हमारा छोटा हो गया, कैटायन बड़ा हो गया, तो पैकिंग एफिशिएंसी अच्छे से नहीं होगी, तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। ये हमने पढ़ा है, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। अब रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होता है, रिड्यूसिंग करैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी होता है, यानी LiH क्या हो जाएगा, सबसे घटिया रिड्यूसिंग एजेंट इनमें, इससे ज्यादा NaH, इससे ज्यादा KOH, फिर इससे बढ़िया RBH और सबसे बढ़िया CSH होगा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, अरे भाई इसका तो 0 होगा ना। देखो वाटर का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा न्यू की अगर बात करोगे, उससे कम अमोनिया का होगा, और CH4 तो क्या है, नॉन पोलर होता है यार, 0 हो जाएगा इसका, तो इसका न्यू 0 होता है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखो भाई नाइट्रोजन फैमिली में अगर बात करें, कोई भी हाइड्राइड है, डाउन द ग्रुप क्या होता है हाइड्राइड में, एज मोलिकुलर वेट इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बिकॉज वान डर वाल फोर्सेज इंक्रीज। तो अब क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड में क्या होगा, PS3 से ज्यादा ASH3 का, फिर उससे ज्यादा SPH3, फिर BiH3, यह आना चाहिए, लेकिन ASH3 से ज्यादा एक्सेप्शनली किसका ज्यादा होता है, अमोनिया का। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, बिकॉज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स है, किससे, वान डर वाल फोर्सेस से, ठीक, लिख लो भाई इसको, ये ध्यान देने वाली बात हो गई। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट, अब इसने लिखा ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो भाई यहां पे ये बता रहा है कि X क्या है। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका आएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आएगा HF का, सबसे स्ट्रॉन्ग HF का आता है। फिर उससे वीक कौन सा आएगा, उससे वीक आएगा आपका कौन सा, ये आएगा ऑक्सीजन का, और उससे वीक आएगा नाइट्रोजन का। अब इसने क्या बोल रखा है भाई, यहां पे ये XH, जैसे ये FHF, ये बॉन्ड बन गया, तो अगर एक बार F रखा, एक बार ऑक्सीजन रखा, एक बार नाइट्रोजन रखा X को, तो कौन सा स्ट्रेंथ होगा, ये बोल रहा है ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी, लेकिन किसकी ज्यादा आई, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा आती है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बोलो कोई डाउट नहीं है, आंसर इसका क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ये भी लिख देता हूं, नीट 2024 में एज इट इज आ सकता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पे आज मैं लिखने वाला हूं कि एग्जाम में आ सकता है, तो जब एज इट इज आएगा फिर आप मेरे को आगे बताना। ठीक, 2-3 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे आज के लेक्चर से आपको। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। देखो भाई अगर हम बात करें वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव की जाती है बाई रिमूव्ड बाई बॉइलिंग ऑफ वाटर, या तो बॉइलिंग ऑफ वाटर करते हैं आप, या एंड ट्रीट विद और ट्रीट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, क्लारक्स मेथड। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा क्लारक्स मेथड। और अगर बात की जाए परमानेंट हार्डनेस की, परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव की जाती है वाटर की, ट्रीट करते हैं किसके साथ, यहां पे वेरियस कंपाउंड के साथ आप ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट विद, एक तो वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट कर सकते हो, दूसरा इसके अलावा और क्या आता है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na6P6O18, या EDTA के साथ भी ट्रीट करते हो। EDTA हालांकि आपके एनसीईआरटी में हाइड्रोजन में नहीं लिखा, लेकिन आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा, तो इनके साथ ट्रीट करके आप क्या कर सकते हो, परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हो। और एक होता है आपका सिंथेटिक रेजिन मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड। अब बताओ भाई इनमें से कौन सा कंपाउंड आपको दिख रहा है वहां पे, कैल्शियम फॉस्फेट है क्या यहाँ पे, कहीं नहीं है, सोडियम फॉस्फेट नहीं है, सोडियम ये Na2HPO4 नहीं है, ठीक, और Na6P6O18 ये है, ये रहा आपका सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। अगर नाम लिखना चाहो लिख लो इसका नेम क्या है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ठीक है ना भाई, ये लिख लेना। तो आंसर आ गया थर्ड। कर लेंगे ऐसे, आसान है, कुछ लिखना तो लिख सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। देखो भाई आपके ना पी ब्लॉक के जो हाइड्राइड होते हैं, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स को ना एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा गया है। सबसे पहले भाई एक तो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जांपल B2H6 है। ठीक, इनको मोलिकुलर हाइड्राइड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोलिकुलर या कोवलेंट हाइड्राइड भी कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, क्योंकि आजकल एग्जामिनर सीधा लिखता नहीं ना कि पी ब्लॉक का हाइड्राइड है, मोलिकुलर कोवलेंट लिख के दे देगा, आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। ये कौन से होते हैं, ये कौन बनाएगा, ग्रुप 14 वाले, जैसे CH4 है, ठीक, SiH4 है, GeH4 है, एटसेट्रा, SnH4, PbH4, ग्रुप 14 वाले। ग्रुप 14 वाले क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, यानी जिनमें क्या होगा मतलब 4 बॉन्ड बना रहा हो। ठीक, और फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच कौन से होंगे, हैव लोन पेयर, ग्रुप 15, 16, 17 हाइड्राइड्स। और नीचे इनके एग्जांपल लिख दो, एक एक एग्जांपल लिख दो सबका। जैसे 15 का NH3 लिख दिया या PH3 लिख दो, इसका H2O या H2S लिख दो, इसका HF, HCl, HBr कोई भी लिख दो। ठीक, ऐसे समझे कि नहीं समझे। अब बताओ ये कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। NH3 कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिच। और ये कौन सा H2O, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। और ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। समझे कि नहीं समझे। आंसर क्या आ जाएगा, 4। लेकिन अभी इस पे ऑलरेडी ना भी पीछे आ चुका है मैच द कॉलम एक, लेकिन फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया। मान लीजिए कहीं स्टेटमेंट में फंसा ले, ऐसा नहीं है, आजकल एग्जामिनर ऐसा नहीं कर रहा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया तो दोबारा पूछना ही नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहना कि एग्जामिनर लास्ट ईयर ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है, इस साल नहीं आएगा। क्योंकि देखो आपके बोरोन एंड कार्बन फैमिली में ओनली ग्रेफाइट और डायमंड, कितना छोटा टॉपिक है, वहां से 2022 में भी क्वेश्चन पूछा, 23 में भी क्वेश्चन पूछा, और हो सकता है वहीं से एलोट्रोप से 24 में भी पूछ ले। और डायरेक्ट ना पूछे तो हो सकता है उनकी कोई ना कोई स्टेटमेंट किसी न किसी क्वेश्चन में दे दे जहां पे इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट पूछता है। कहीं मैच द कॉलम में उनकी मैचिंग करवा के पूछ ले। ठीक, कहीं असर्शन रीजन में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट उसकी दे दे। तो ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहो कि एग्जामिनर लास्ट ईयर जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है वो नहीं आएगा। और इसीलिए तो मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो मैं बोल देता भाई हाइड्राइड का क्वेश्चन आ चुका है, इस बार नहीं आएगा। मैं बार बार हाइड्राइड क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, पीछे एस ब्लॉक के किए, इस बार पी ब्लॉक का किया है, आगे क्वेश्चन में डी ब्लॉक का कर दूंगा। ठीक, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। देखो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके वाटर की हार्डनेस पे दिया गया क्वेश्चन है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें भी आप लिख लें नीट 2024 में आ सकता है। ठीक, नीट 2024 में आ सकता है। ठीक, जरूरी नहीं है कि मैच द कॉलम ही आए। अब देखो यहाँ पे 4 मेथड दे रखे, हो सकता है 4 में से कोई एक ही पूछ ले, तो हम तो चारों पढ़ रहे हैं ना, आपके चारों रिवाइज हो रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल एज इट इज भी आ सकता है, और आते हैं बीवाइज क्लासेस की टेस्ट सीरीज से एज इट इज क्वेश्चन। ठीक, तो अब देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। कॉलम 1 को और कॉलम 2 को मैच करना है। यहाँ पे आपको मेथड लिखे हुए हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना है मेथड, जैसे क्लार्क्स मेथड है, केल्विन मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड है, या सिंथेटिक रेजिन मेथड है। फिर इसमें दिया गया है कॉलम 2 में कि कौन सा कंपाउंड आप यूज करते हो, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो भाई क्लार्क्स मेथड लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं क्लार्क्स मेथड में क्या होता है। देखो क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव की जाती है। ठीक, कैसे भाई, इसमें हम क्या करेंगे, जो वाटर है उसमें टेम्परेरी हार्डनेस होगी, उसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अब टेम्परेरी हार्डनेस होती है ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसमें देखना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा भाई, CaCO3 बन जाएगा, साथ में और क्या बनता है CaCO3, ये नीचे बैठ जाएगा, 2 मोल इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, और साथ में बनता है वाटर, 2 मोल वाटर के बन जाएंगे। ठीक, फिर अगर आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को यहाँ पे ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पे ध्यान देना, एक तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, दूसरा बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देने वाली बात है, क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O प्लस CO2 वगैरह बन जाएंगे।
ठीक, ये बनता है। ठीक, ये हो गया पहला। तो क्लार्क्स मेथड के साथ कौन मैच कर गया? फोर्थ वाला। तो इसके आगे आप लिख देंगे ए मैच कर रहा है 4 के साथ। नेक्स्ट बी, कैल्गन्स मेथड। कैल्गन मेथड अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, इसको हम ऐसे याद रखते हैं, कैल्शियम गोन। तो इसमें क्या करते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट के साथ वाटर को ट्रीट किया जाता है। तो होगा क्या, Na6P6O18 जब M+2 आयन के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे M+2 आयन क्या है, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन। तो क्या बन जाएगा ये MnA4P6O18, ये बन जाएगा सॉलिड, ये नीचे बैठ जाएगा और 2 Na+ आयन वाटर में आ जाएंगे। तो जिसके कारण हार्डनेस थी वो वाटर में, वो सॉलिड में चला जाएगा, यानी कौन, कैल्शियम+2 आयन और मैग्नीशियम+2 आयन। तो अब बताओ ये किसके साथ मैच कर गया, फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड, आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड को आप जियोलाइट परमिटेड प्रोसेस भी कहते हैं, जियोलाइट परमिटेड प्रोसेस भी कहते हैं, याद है। तो इसमें देखो क्या होता है भाई, इसमें ना ये जो है आपका, ये देखो ये कौन सा है, सी आ गया, इसको लिख भी दो। ये ए एक्सप्लेन किया है सर ने, ये बी किया है और ये सी किया है। तो इसमें क्या होता है, Na2Al2Si2O8 XH2 को हटाओ, वो हाइड्रेटेड है बस। तो इसको ऐसे भी लिख लेता है NaAlSiO4 और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको NaZ लिखा जाता है। ये एनायन पूरा क्या लिखा जाता है, Z। ये जियोलाइट हो गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये NaZ जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हार्ड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस है। तो ये क्या करेगा, उनको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ले जाएगा MZ2 की फॉर्म में, ये, और 2Na+ वाटर में आ जाएगा। ठीक, ये एक्वस में आ जाएगा, यहां भी एक्वस में आ जाता है। ठीक, अब इससे क्या होगा, ये नीचे बैठ गया। ठीक, वाटर से रिमूव हो गया M+2 आयन, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम। M+2 का मतलब है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। ठीक, तो ये वाटर की हार्डनेस से आपने रिमूव कर दी। अब ये जो MZ2 बना है ना, आप इसको रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेट कैसे करते हैं, MZ2 को आप है ना वापस एक्वस NaCl के साथ रिएक्शन करा दो, ये NaCl ले आओ एक्वस फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, NaZ बन जाएगा सॉलिड, 2 NaZ सॉलिड और वापस MCl2, इसका प्रेसिपिटेट नहीं, इसका ये क्या है, ये एक्वस फॉर्म में पड़ा रहेगा। ठीक, ये वापस तैयार हो गया, रीजनरेट कर लो इसको, वापस यूज कर लो। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद ये किसके साथ मैच किया भाई, ये मैच कर गया सेकंड के साथ। डी, सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें RSO3H जो होता है ना, ये क्या होता है, सॉलिड होता है भाई। ठीक, इसको हम पहले Na के साथ ट्रीट करते हैं और Na के साथ ट्रीट करने के बाद इसको RSO3Na बना लेते हैं, ये सॉलिड में आ जाएगा। और इसको हम लिख देते हैं R-Na, यानी इसको पूरे को R- बोल देता हूं। ठीक, तो R-Na को जब आप M+2 आयन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये जाएगा, ये 2 मोल लेंगे, ये बन जाएगा R2M, ये सॉलिड में चला गया और ये नीचे बैठ जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में चला जाएगा आपका 2 Na+ आयन। ये ऐसे होता है, समझे कि नहीं समझे। फिर वापिस यहां से R2M जो हमारा है, तो इसको क्या करोगे, R2M को है ना वापिस आप है ना एक्वस NaCl के साथ ट्रीट कर लो, तो वापिस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये RNA आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में और ये पानी में नीचे बैठ जाएंगे, ये पानी में पड़े रहेंगे MCl2 की फॉर्म में। ठीक, तो ये मैच कर गया किसके साथ, सिंथेटिक रेजिन मेथड RSO3H थर्ड के साथ। तो मैंने कोशिश की है, जगह कम थी, पूरा एक्सप्लेन करने की, और मुझे उम्मीद भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, समझ तो आ ही गया होगा अगर दिख नहीं रहा होगा तो। ठीक, इसमें कुछ लिखना लिख लो, वैसे आंसर देख लो इसका क्या आएगा, A का 4, B का 1 और C का 2, D का 3, आंसर 4 आ जाएगा। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन में आपको 4 मेथड, 4 पूरे मेथड एक साथ एक्सप्लेन कर दिए। ये बेनिफिट है बीवाइज क्लासेस के टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखने का, करो जल्दी से। ठीक, नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, इन ग्रुप 6 ओनली 1 मेटल फॉर्म हाइड्राइड, दिस मेटल इज। देखो भाई, ओनली क्रोमियम ऐसा है जो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा। देखो जो डी एंड एफ ब्लॉक के, पूरा रिवाइज करा देता हूं, ये भी डी एंड एफ ब्लॉक के जो हाइड्राइड होते हैं ना, इनको है ना मेटल हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, या इनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक,
हाइड्राइड। देखो भाई, अब इसमें क्या होता है, अब इनको ना नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यों कहते हैं, सुनना भाई। ये LaH2 8.7 ऐसे होता है, ठीक। ऐसे ही आपका कोई और आ जाएगा, जैसे PD आ गया, मान लीजिए PD 0.4 से 0.6, ठीक। और निकिल आ गया, ऐसे आते हैं सारे, बहुत सारे एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो ये ऐसे होते हैं आपके डी एंड एफ ब्लॉक के हाइड्राइड। अब इनमें इनकी स्टोइकियोमेट्री पूरी नहीं होती, इसलिए इनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड कहते हैं। जैसे आप देखो LiH, NaH, KH, उनमें पूरे पूरे एटम है, CH2, MgH2 या CH4, H2O, NH3, पूरे पूरे एटम है। तो वो तो स्टोइकियोमेट्रिक है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, क्योंकि इनमें स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक। ये समझ में आया। और मेटल हाइड्राइड इसलिए क्योंकि ये मेटल के हाइड्राइड है। अच्छा, पहले इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहा जाता था, वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये माना गया कि ये हाइड्रोजन एटम जो है वो मेटल के जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है उनमें प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल साइट का मतलब ये होता है, जैसे ये एटम है, ये एटम है, जैसे ये एटम की इंटरस्टिशियल साइट होती है। देखो मैं व्हाइट से दिखा देता हूं, मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन एटम आ रहा है सॉरी, इसको हम इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। तो अब अगर ऐसा होगा, मेटल के इंटरस्टिशियल साइट में अगर आपका हाइड्रोजन एटम है, तो मेटल का क्रिस्टल लैटिस और हाइड्रोजन आपका हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड का क्रिस्टल लैटिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन क्या पाया गया, मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल का क्रिस्टल लैटिस और आपका मेटल हाइड्राइड का क्रिस्टल लैटिस वो डिफरेंट पाया गया। इसका मतलब वो इंटरस्टिशियल साइट तो ऑक्यूपाई नहीं करते, कुछ में हो सकता है। एक दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे भी रखे होंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये हमारा हाइड्रोजन की एनसीईआरटी है, इसमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें हाइड्राइड्स के बारे में, ये तो वाटर चल रहा है, हाइड्राइड्स में अगर आप आ जाएं, ये आ गए हाइड्राइड्स, ये देखो यहां पे ये लिख रखा है, ठीक। देवर पहले वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहे जाते थे, बोला निकिल। अच्छा, रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेप्ट फॉर हाइड्राइड्स ऑफ निकिल, पैलेडियम, सीरियम एंड एक्टिनियम, अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास हैव लैटिस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट मेटल। यानी इनका तो हाइड्राइड, इन हाइड्राइड का तो जो लैटिस है ना, ध्यान रखना, इन हाइड्राइड का जो लैटिस है, निकिल का, पैलेडियम का, सीरियम का और एक्टिनियम का, इनका हाइड्राइड तो अभी भी मेटल का और मेटल हाइड्राइड का सेम है। मेटल का लैटिस है, मेटल का जो लैटिस है और मेटल हाइड्राइड का जो लैटिस है वो सेम है, लेकिन बाकी का डिफरेंट होता है, ठीक। तो इसलिए इनको इंटरस्टिशियल की बजाय फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या मेटल हाइड्राइड बोला गया। फिर इसके बाद और मैं आपको बता देता हूं, देखो नेक्स्ट यहां पे लिख लेना, निकिल, पैलेडियम, सीरियम एंड एक्टिनियम हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड एंड मेटल लैटिस आर सेम, मेटल लैटिस आर सेम, ठीक है भाई। ये एक पॉइंट हो गया जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा ग्रुप 7, 8, 9 डजंट फॉर्म एनी हाइड्राइड या डोंट फॉर्म एन हाइड्राइड, डोंट फॉर्म हाइड्राइड। और ग्रुप 6 जो है, ग्रुप 6 फॉर्म ओनली वन हाइड्राइड, दैट इज सॉरी CrH, उसको क्या कहते हैं, क्रोमियम का हाइड्राइड है CrH। ग्रुप 6 में ओनली एक ही बनेगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कौन से ग्रुप नहीं बनाएंगे, ऐसे दे दिया ग्रुप 6, 7, 8, 9 दे दिया ऑप्शन में, इनमें से कौन से ग्रुप का हाइड्राइड बनता है, तो ग्रुप 6 का। ध्यान रखना 7, 8, 9 आपका हाइड्राइड नहीं बनाते। तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। बोलो कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका डी एंड एफ ब्लॉक के हाइड्राइड भी कवर हो गए अच्छे से, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन KO2 द नेचर ऑफ ऑक्सीजन स्पीसीज एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम आर रिस्पेक्टिवली। भाई इसमें तो क्या ही है, KO2 में पोटेशियम +1 में है, O2 ऑक्सीजन O2 -1 में है, तो O2 -1 हो गया, इसका मतलब ये सुपर ऑक्साइड है। क्योंकि हम जानते हैं अगर O2 -1 है तो सुपर ऑक्साइड होता है, O2 -2 में पर ऑक्साइड होता है, और सिंगल ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज है तो वो ऑक्साइड होता है, ठीक। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ऑक्सीजन लिखोगे, ऑन ऑक्सीजन एटम अगर लिखोगे तो 2 एटम पे -1 है, तो इसमें -½ आएगी, इसमें -1 आएगी और इसमें -2 आएगी, ठीक। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये सुपर ऑक्साइड है और -½ ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आंसर 1 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इन वाटर इज, देखो भाई आपको पता है हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ आयन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन होता है, चार्ज ऑन आयन के डायरेक्टली और साइज ऑफ आयन के इनवर्सली। और क्या बोला उसने, कंडक्टिविटी या आयनिक मोबिलिटी बोल दो, कंडक्टिविटी या आयोनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, हाइड्रेशन होता है। बताओ भैया क्या आंसर आएगा। तो अब सबसे छोटा कैटायन जो है लिथियम प्लस, वो या लिथियम प्लस का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा तो उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। तो अब देख लो, और सीजियम की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें तो दो ऑप्शन सही दे रखे इसने, ये वाला ऑप्शन भी सही है कंडक्टिविटी के हिसाब से, ठीक, सीजियम प्लस, रुबिडियम प्लस, पोटेशियम प्लस और सोडियम प्लस की सबसे कम। अच्छा इसमें एक करेक्ट ये थोड़ा सा इसने आगे दे दिया सोडियम, तो आंसर सेकंड आ जाएगा। मुझे लगा ये दोनों सेम बन रहे हैं तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, सोडियम प्लस का उससे कम, पोटेशियम प्लस का उससे कम, रुबिडियम प्लस का सबसे कम, सीजियम प्लस का। तो सीजियम प्लस का आयोनिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक। 10th हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11th, असर्शन रीजनल क्वेश्चन है, the fluorides of alkaline earth metal are relatively less soluble than chlorides। तो देखो भाई क्या होंगे, MF2 MCl2 MbR2 और Mi2, ये इस टाइप के आपके क्या बनेंगे, बोलो, हैलाइड्स बनेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल के। तो यहाँ पे M+2 आयन जो है ये क्या कंसीडर किया जाएगा, स्मॉल कंसीडर किया जाएगा। और स्मॉल के कंसीडर, स्मॉल आयन हो गया तो आप क्या बोलते हो, सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होगा। और लैटिस एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइड बाय उनके बीच डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो ऐसे अगर हम देखें तो सब में कॉमन क्या है, कैटायन। तो अब देखो चार्ज सब में, इसमें +2 और एनायन पे -1 है, मेटल पे +2 है, ठीक। तो अब चार्ज सब पे सेम हो गया कैटायन एनायन पे, तो चार्ज के प्रोडक्ट से आप नहीं कर सकते। तो अब डिस्टेंस देखो, सब में मेटल आयन कॉमन है, तो आप क्या बोलोगे, एनायन का साइज जैसे बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी घटेगा, और सोल्युबिलिटी सॉरी डिस्टेंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा, और लैटिस एनर्जी घटेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, कोई डाउट है क्या, ठीक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फ्लोराइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो क्या होते हैं, कम सोल्यूबल होते हैं क्लोराइड से। नेक्स्ट, फ्लोराइड्स हैव हाई लैटिस एनर्जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर लैटिस एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे ना तो ये रहा होगा, MF2 का ज्यादा रहा होगा, और यही मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, बोलो कोई डाउट है क्या, ठीक। और ये इसको एक्सप्लेनेशन, असर्शन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन एक्सप्लेन असर्शन। तो क्या आ जाएगा आंसर, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आंसर इज 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ सेलेक्ट लाइम इन वाटर इज नोन एज, देखो बहुत सिंपल है। देखो अगर हम बोले कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज क्विक लाइम, ठीक, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, ये बन जाएगा CaOH2, ये होता है स्लेक्ड लाइम, क्या बोलते हैं इसको, स्लेक्ड लाइम। और अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर आपने लिया तो एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हो भाई, लाइम वाटर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर। और अगर आपने इसका सस्पेंशन इन वाटर लिया है, सस्पेंशन इन वाटर, वो क्या कहलाता है, लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, क्या कहते हैं उसको, मिल्क ऑफ लाइम। अब आई थिंक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। देखो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम, उसमें पानी डाल दो, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं। अब इस पे आ जाओ, सेलेक्ट लाइम का एक्वस सॉल्यूशन, यानी उसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन थ्रू आउट सेम होगी, ठीक। एक्वस सॉल्यूशन होता है एक टाइप से होमोजेनियस मिक्सचर बोल सकते हो। और सस्पेंशन में क्या होगा, यहां पे बड़े बड़े पार्टिकल आपको ऐसे तरह नजर आएंगे, दिस इज सस्पेंशन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम, ठीक। तो ध्यान रखो, सिंपल है बिल्कुल, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको इजीली बता देता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम, ठीक।
कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लैक्ड लाइम। और स्लैक्ड लाइम का अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, यानी स्लैक्ड लाइम का अगर आप होमोजेनियस मिक्सर बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा स्लैक्ड लाइम डालो और पानी ज्यादा ले लो, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लो, होमोजेनियस मिक्सर बना लो, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। और अगर आप उसका सस्पेंशन लेते हैं स्लैक्ड लाइम का पानी में यानी आप उसका हेट्रोजेनियस मिक्सर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। ठीक, तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आंसर इसका थर्ड आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट देखो, CaOH ट्वाइस को जब आप Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस CaOCl ट्वाइस बनाता कि नहीं बनाता, प्लस वाटर वगैरह जो बनेगा वो बन जाएगा। ठीक, तो यहां पे ये क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर के कंपोनेंट होते हैं। ठीक, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये शायद नीट 2022 में पूछा था, पता नहीं 21 में पूछा है, ये आ चुका है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जो है ब्लीचिंग पाउडर का कंपोनेंट है, और शायद 2022 में आया है, तो ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इट इज ए लाइट ब्लू सॉलिड, ये तो सही नहीं है। ठीक, लाइट ब्लू सॉलिड तो नहीं होता ये। ठीक, नेक्स्ट क्या है भाई, इट डज नॉट पोसेस डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं करते, क्विक लाइम यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो उसने करेक्ट पूछा था, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये आ जाओ भाई। अब आपका मैच द कॉलम आ गया अगेन। अब इसमें क्या है, सबसे पहले अच्छा यहां पे मैच द कॉलम करना है। कॉलम 1 में आपके आयंस दे रखे हैं, कॉलम 2 में प्रॉपर्टी कहां पे यूज होगा ये बताना है। पहला सोडियम प्लस, क्लोरोफिल में तो नहीं होता भाई, क्लोरोफिल याद आता ही आपको क्या आएगा, मैग्नीशियम प्लस 2, तो आंसर क्या आ गया, डी का तो 1 आ गया। अब देख लो डी का 1 दो ऑप्शन में, कई बार ऐसा भी होता है कि सीधा मिल जाता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट सोडियम प्लस हो गया, फिर इसका बोन्स एंड टीथ, रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये सही है। ठीक, ये सोडियम प्लस का काम है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ए का मैच कर गया किसके साथ, थर्ड के साथ। बी का किसके साथ मैच करेगा, पोटेशियम प्लस आयन, बोन्स एंड टीथ या एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम विद इन सेल फ्लूइड, ये सही है। उसका काम क्या है भाई, वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, किसमें, फ्लूइड में, सेल के फ्लूइड में। तो बी का मैच कर जाएगा फोर्थ के साथ। सी है कैल्शियम प्लस 2, ये क्या है भाई, ये बोन्स और टीथ में पाया जाता है, तो सी का क्या मैच कर जाएगा, सेकंड। तो देखो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, आंसर 4 आ जाएगा, आंसर इज 4। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, देखो ये आपके दोनों क्या है, सेकेंड ए के ऑक्साइड है और ये आपके फर्स्ट ए के ऑक्साइड है। ठीक, इनमें ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, फर्स्ट ए का। और हम जानते हैं टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होती है। ठीक, तो इनमें दोनों में ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा भाई, CH2O, ये ज्यादा बेसिक हो गया। ठीक, और इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, नीचे जाने पे SRO, और ये ऑर्डर आया कि नहीं आया। ठीक, यानी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका बन जाएगा MgO से ज्यादा SRO, उससे ज्यादा K2O, K2O से ज्यादा CH2O। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट एज पर द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट। नॉट करेक्ट पूछा है भाई, कहीं करेक्ट बता दो जल्दबाजी में। पहला CHCl, RBCl, KCl, NaCl, लिथियम क्लोराइड दिया है। लैटिस एनर्जी पूछी है, देखो हम जानते हैं लैटिस एनर्जी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आयंस। तो अब देखो सब में क्या +1 और -1 चार्ज है, तो प्रोडक्ट तो सबका सेम आ जाएगा चार्ज का। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट सेम आ गया। अब डिस्टेंस देखो भाई, ये LiCl, ये NaCl, ये KCl और ये RBCl और ये CHCl आपका। ठीक,
अब एक बात बताओ, यहां पे कैटायन छोटा है ना और ये एनायन बड़ा है, तो इनमें इतना डिस्टेंस आया। अब यहाँ पे कैटायन बड़ा, एनायन भी बड़ा, तो डिस्टेंस ज्यादा आएगा। तो जहां पे डिस्टेंस ज्यादा वहां पे लैटिस एनर्जी कम, तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम और इसकी सबसे ज्यादा। ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, कोई डाउट तो नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन क्या है? ये सही हो गया, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट LiOH NaOH KOH सोल्युबिलिटी इन वाटर। सोल्युबिलिटी इन वाटर भाई, OH माइनस आयन क्या है? कॉमन है, स्मॉल आयन है। देन क्या होगा? सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है, और लैटिस एनर्जी का आपको पता ही है। तो LiOH NaOH और KOH में देख लो। अब देखो सभी में क्या है, लैटिस एनर्जी चेक करना है। कैटायन एनायन पे चार्ज क्या है? +1 -1, तो सबके चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा। डिस्टेंस चेक करो, एनायन कॉमन है तो कैटायन का साइज जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा और लैटिस एनर्जी घटेगा। लैटिस एनर्जी घटेगा, सोल्युबिलिटी बढ़ेगा। ये ऑर्डर आ जाएगा सोल्युबिलिटी का, तो ये भी सही है। नेक्स्ट साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। तो हाइड्रेटेड आयन क्या है भाई? ये उल्टा हो गया। तो हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो हाइड्रेशन का ऑर्डर क्या आएगा? लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा, उससे कम सोडियम प्लस का, उससे कम पोटेशियम प्लस का, उससे कम रुबिडियम प्लस का, और सबसे कम सीजियम प्लस का होता है। ये ऑर्डर आया कि नहीं आएगा? ठीक। नेक्स्ट ये अब ये हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट सोडियम आयोडाइड NaBr NaCl NaF लैटिस एनर्जी। तो इनमें क्या है भाई? कैटायन तो कॉमन हो गया, अब एनायन का साइज जैसे बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देखो, यहां पे क्या आ जाएगा? NaF NaCl NaBr और NaI। बताओ भाई, सब में कैटायन कॉमन। अच्छा, चार्ज से कर नहीं पाओगे क्योंकि चार्ज सब पे +1 -1 है। फिर करो साइज से। साइज जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन देम बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी घटेगा। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये आ जाएगा, यानी ये भी सही है। तो रॉन्ग कौन सा है? थर्ड। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन आप बोल सकते हो, नीट में आ सकता है। कर दो भाई जल्दी से, ठीक, लिखो इसको, हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑक्साइड्स इज। देखो भाई, अगर हम बात करें ऑक्साइड O2, ये ऑक्साइड होता है, ये डायामैग्नेटिक होता है हमेशा। O2-2 ये परऑक्साइड होता है और ये भी डायामैग्नेटिक होता है। लेकिन O2- जो होता है वो सुपर ऑक्साइड होता है और वो क्या होता है? वो पैरामैग्नेटिक होता है, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो Li2O है, Li2O, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और K2O, ये एग्जाम्पल है आपके ऑक्साइड्स के। और यहां पे Na2O2 जो दिया है वो एग्जाम्पल है आपका पेरोक्साइड का, और सुपर ऑक्साइड का एक ही एग्जाम्पल है KO2। तो ये क्या आ गया? पैरामैग्नेटिक। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक ही ऑक्साइड आपका पैरामैग्नेटिक आंसर हुआ। अब बच्चों को जैसे ही पेपर में दिखता है यार मेरे को दे रखे 6 ऑप्शन और 6 में से एक ही पैरामैग्नेटिक है, तो डाउट होने लगता है। डाउट क्यों रखते हो? कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है भाई, ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 18, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला है स्टेटमेंट, नन ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन अल्कली। ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, ठीक। हम देख लेते हैं सोल्युबिलिटी। भाई OH- क्या है? स्मॉल है, तो आपको पता है सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होगा, और लैटिस एनर्जी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनमें देखो, इनमें सब में OH- आयन कॉमन है, ठीक। स्मॉल है, किससे करोगे? लैटिस एनर्जी से। तो करो भाई, क्या आंसर आएगा? देखो सब में क्या है? कैटायन और एनायन पे चार्ज तो सेम आ रहा है, सब में कैटायन पे +2 है, एनायन पे -1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज तो सेम आ जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन देम देखो, एनायन सब में कॉमन है, तो कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा लैटिस एनर्जी घटेगा, सोल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो ये सोल्युबिलिटी का ऑर्डर आगे नहीं आया इनका, ये सोल्युबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ठीक। ये सोल्युबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक। ये सोल्युबिलिटी का ऑर्डर है। कहीं सोचो कि लैटिस एनर्जी का है,
तो बताओ वो क्या बोल रहा है, बोला वो तो नन, इनमें से कोई भी डिजोल्व नहीं होगा। देखो ये इनसोल्यूबल होता है ऑलमोस्ट, लेकिन ये तो सोल्यूबल है, ये तो आराम से सोल्यूबल है, इनकी सोल्यूबिलिटी कम होती है। रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट, सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कली अर्थ मेटल इन वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये साथ में बोल रहा है इंक्रीज हो रही है, ये तो भाई बहुत सही स्टेटमेंट है। ठीक, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट हो गया इनकरेक्ट और सेकंड हो गया करेक्ट। आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। बस अपना एक ही लाइन से काम हो गया दोनों स्टेटमेंट का। ठीक, 18th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जिप्सम, डेड ब्रंट प्लास्टर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो भाई ये होता है, एक सेकेंड, CSO4.2H2O, इसको हीट करो, दिस इज जिप्सम। ठीक, इसको हीट करोगे, इसमें से -1.5 वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, ये बचेगा CSO4.12H2O। और कभी ऐसे नहीं बोलते कि आधा मॉलिक्यूल वाटर का बच जाएगा, ऐसा बोला जाता है कैल्शियम का 1 मोल के साथ ½ मोल वाटर होगा, है ना। ऐसा नहीं बोलते आधा मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल आधा थोड़ा होगा। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको और हीट कर दो, ये भी वाटर उड़ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, दिस इज डेड ब्रंट प्लास्टर, डेड ब्रंट प्लास्टर। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 2, डेड ब्रंट में 0, प्लास्टर ऑफ पेरिस में 0.5, तो आंसर कौन सा आएगा, 20.5। आंसर इज 4, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इजी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऑन कंबशन ऑफ लिथियम। भाई लिथियम क्या बनाता है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम क्या बनाएगा। देखो लिथियम बनाता है मेनली Li2O, और सोडियम बनाता है Na2O2, ठीक, और पोटेशियम KO2, ये बनाएगा आपका। चेक करो कौन सा आएगा, आंसर इज 4। ठीक, लिथियम बहुत ही कम पेरोक्साइड बनाता है और सुपर ऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं बनाता है। ठीक, और सोडियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, पेरोक्साइड अच्छा बनाता है, और सुपर ऑक्साइड ना के बराबर नहीं बनाता, ये मान के चलो। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीनों बनाएंगे, ये नॉर्मल भी बनाएंगे, पेरोक्साइड भी बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड भी बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, मैग्नीशियम पाउडर बर्न्स इन एयर टू गिव। देखो भाई एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MgO बनाएगा, एंड बोलो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Mg3N2 बनाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा है, आंसर इज 3rd। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, Mg3N2 का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, यहां मिलता है आपको MgOH twice प्लस अमोनिया गैस। और अगर बैलेंसिंग करते हैं, 2 नाइट्रोजन इधर 2 उधर होने चाहिए, 3 मैग्नीशियम इधर 3 इधर होने चाहिए, तो अब 6 ऑक्सीजन एटम उधर 6 इधर होने चाहिए, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। जेईई मेंस ने एक बार ये पूछा था, 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मोल अमोनिया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपके भी आ सकता है। और ऐसा ना पूछ के ये भी पूछ सकता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड के 1 मोल को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करने के लिए कितना मोल आपको वाटर चाहिए, तो 6 मोल आंसर आ जाएगा। ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक, आंसर क्या आ गया इसका, तो 3rd आ गया था, वेरी इजी। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर अमंग द अल्कली मेटल। बिल्कुल सही है। रिएक्टिविटी की अगर बात करो, ये होगा भाई लिथियम की सबसे कम। अच्छा मैं बता ही देता हूं इसको आपको, पहला क्या है, लिथियम वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव होता है, वेरी लेस रिएक्टिव। और दूसरा सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों रिएक्ट विगरसली मतलब फास्ट विद वाटर। और सीजियम और रुबिडियम गिव एक्सप्लोसिव रिएक्शन विद वाटर, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है विद वाटर। लो भाई, तो ये तो सही है। लिथियम क्या, लीस्ट रिएक्टिव, बिल्कुल सही है। और इसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट। लिथियम
LiCl क्रिस्टलाइज फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन एज LiCl.2H2, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल, बिल्कुल सही, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसलिए बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। नेक्स्ट, LiNO3 डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग टू गिव LiNO2, कर दी ना गलत बात, अरे लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है टू गिव Li2O प्लस NO2 प्लस O2 गैस, और जबकि अदर MnO3 ये डिकम्पोज होंगे MnO2 और O2 देने के लिए। M यहाँ पे क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो लिथियम के केस में ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। आंसर इज फोर्थ, अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2024 में आ सकता है ये क्वेश्चन, नीट 2024 में आ सकता है, ठीक, और आ सकता तो आ ही जाएगा ये मान लो, ठीक। नेक्स्ट, कुछ लिखना लिख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर इज, देखो भाई आपको पता है आयोनिक कैरेक्टर क्या करेंगे भाई, देखो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज, ठीक, और पोलराइजेशन ऑफ एनायन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन। अब इनमें देखो क्या है, BeCl2 ये देखे हैं, BeCl2, MgCl2, CaCl2 और BaCl2, या SrCl2 लिख लो, क्या अपने पैसे लग रहे हैं इसमें, BaCl2, तो सब में क्या है Cl माइनस कॉमन हो गया, तो क्या लिखेंगे Cl माइनस, तो क्या है कॉमन हो गया। तो अब एक बात बताओ, कैटायन पे चार्ज सेम है, तो एज कैटायन पे चार्ज M+2 है, चार्ज सेम हो गया, एज साइज ऑफ M+2 इंक्रीज, पोलराइजेशन डिक्रीज, और पोलराइजेशन डिक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा अब पूछा क्या, आयनिक कैरेक्टर, यानी जिसका कैटायन सबसे बड़ा उसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर आ गया। बोलो कोई डाउट है क्या, आंसर इज 1, कर देंगे नहीं कर देंगे ऐसे, 23 का 1 आ गया, कुछ भी लिखना लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट बेसिक, अरे यार डाउन द ग्रुप, आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये ऐसे नहीं बढ़ेगा, ये एक आधा इतना आसान क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, सर इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, और यही एग्जामिनर आपके साथ करता है, बीच बीच में एक आध क्वेश्चन रखता हूं मैं एग्जामिनर की तरह, ठीक, ताकि आपको लोग अरे इतना आसान, बैठ जाओ आप, फिर आप उसको 2-3 बार पढ़ते हो, कोई गलती तो नहीं है, कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं सर हमारे साथ, ऐसा नहीं होता है, आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इवन देखो, एक नॉर्मल बच्चा ये सोचता है, एक एवरेज बच्चा ये सोचता है कि एग्जाम में भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टफ आएंगे, ट्रिकी आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। आप ये मान के चलो, इतने आसान क्वेश्चन सीधा इसमें पूछ रखा मोस्ट बेसिक कौन है, इतने आसान क्वेश्चन आपको लगभग 70% से ज्यादा मिलेंगे इजी क्वेश्चन। और अगर पूछा जाए ट्रिकी क्वेश्चन कितने होंगे सर, अच्छा यहाँ पे अगर आप 60 भी लिख लो, 70 की बजाय इजी अगर आप 60 भी लिख लेते हैं, तो ये मान लो मॉडरेट जिसमें आपसे मिस्टेक हो सकती है या थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ेगी, वो आते हैं 30%, और 10% क्वेश्चन ही आपके मुश्किल से टफ आते हैं। और 10% टफ आने का मतलब ये है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ होगा, डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगी। और सही रियल में टफ की बात की जाए, मुश्किल से 5 से 6% आता है, मुश्किल से। आप देखना कभी भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री में, आपको 2, 3, 4 इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आराम से आपको बिल्कुल वेरी इजी मिलेंगे, 30 से भी ज्यादा मिलेंगे मान के चलो। हाँ, 10, 12, 15 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, ठीक। तो ये पैटर्न होता है एग्जामिनर का, और यही अपना रहता है टेस्ट में भी, वाइज के टेस्ट में, ताकि आपको एज इट इज एग्जाम जैसी फील आए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच अल्कली मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू लिबरेट CO2 गैस। देखो भाई, कोई भी मेटल कार्बोनेट है, कोई भी मेटल कार्बोनेट है, उसको एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम सीजियम कार्बोनेट। हीट करो, हीट करते ही पता क्या देगा, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। लेकिन ये टूटेंगे ही नहीं, इतने निकम्मे हैं। जैसे Li2CO3 को अगर आप हीट करोगे तो ये क्या देगा, Li2O प्लस CO2 गैस। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका जो कार्बोनेट है, इनका कार्बोनेट को आप है ना कितना ही हीट कर लो वो टूटेगा ही नहीं। डू नॉट डिकम्पोज इवन अप टू रेड हॉट, बहुत ज्यादा हीट करने पे भी नहीं टूटते हैं। तो ये टूट के CO2 देगा, बाकी ये तीनों नहीं टूटेंगे। आंसर इसका 1 आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पूरा आपका रिवाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ए मेटल M react with N2 to give a compound A on heating at high temperature give back M, and A on reacting with H2O gives a gas B. B turns copper sulfate solution on passing through it. B turns copper sulfate solution blue on passing through it. A and B can be. दोबारा पढ़ो भाई, पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। एक मेटल है M क्या कर रही है, रिएक्ट, ए मेटल है M, वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, N2 गैस के साथ, वो कंपाउंड बना रही है M3N। तो देखो भाई, आपको पता है ओनली लिथियम रिएक्ट करता है, ओनली लिथियम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ, ऐसे। ये देखो, ये क्या बनाएगा, Li3N टाइप सॉलिड बना देगा, ये बनता है। बाकी यहां पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये रिएक्ट नहीं करते। तो हमें यहां से समझ में आ गया, ये जो मेटल M है ना, M क्या हो गया यहाँ पे, M आपका लिथियम हो गया, पहली लाइन से क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, A on heating at high temperature gives back M, and A on heating with on reacting with water gives gas B। तो बोल रहा है कि अगर इसको हीट कर देते हो आप, अगर हीट करोगे तो वापस क्या मिल जाएगा, बोल रहा है मेटल मिल जाएगी। बिल्कुल सही है, और साथ में N2 गैस मिल जाती है। लेकिन जब आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे LiOH बनेगा, ये 6LiOH प्लस 2NH3 बन गया। तो ये है आपका B गैस, ये B गैस हो गया। बोल रहा है B गैस को जब कॉपर सल्फेट के साथ ट्रीट करवाया जाता है, इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कराएंगे, क्या बन जाएगा, CuNH3 होल 4 सल्फेट, ये बन जाएगा डीप ब्लू सॉल्यूशन। ये डीप ब्लू कलर आ जाएगा, क्या जाएगा, डीप ब्लू कलर आ जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक, तो अब पूछा उसने यहाँ पे A and B can be, ए मेटल M, A नहीं बल्कि M पूछना चाहिए ना, A and B can be। तो मेटल M लिथियम है, एंड B क्या हो गया, अमोनिया गैस हो जाएगी। तो लिथियम एंड NH3 आ जाएगा। आंसर इज 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हो, एग्जाम में आ सकता है, नीट में आ सकता है, लिख लो भाई, लिखो जल्दी से। ठीक, आगे बढ़ जाए इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन सोलवे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कार्बोनेट आर। देखो भाई, इसमें हम क्या करते हैं सोलवे प्रोसेस में, जैसे सबसे पहले है ना कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक, और इससे हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो यहां पे ये बनता है आपका बाई प्रोडक्ट, ये आपका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। लिख लेंगे इसको, ये हमारा क्या है, बाई प्रोडक्ट, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि यहां से हमें जो CO2 मिली उसका यूज करना है। CO2 का क्या यूज है भाई, अब अमोनिया की रिएक्शन कराई जाएगी H2O प्लस CO2 के साथ, क्या बनेगा, NH4CO3 बन जाएगा, NH4 बन जाएगा, 2 मोल अमोनिया। फिर NH4 जो बना, इसके थ्रू हम अगेन वाटर और CO2 पास करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 मोल अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट जो बनता है NH4HCO3 जो बनेगा, इसको ट्रीट करते हैं NaCl के साथ, ये बनेगा NaHCO3 सॉलिड, ये सॉलिड बन गया, साथ में बनेगा NH4Cl। ठीक, और यहाँ पे NaHCO3 को हम हीट कर देते हैं 2 मोल लेके, तो बन जाएगा Na2CO3 प्लस साथ में H2 और CO2, तो ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा। ठीक, अब रीजनरेशन ऑफ अमोनिया, रीजनरेशन ऑफ
अमोनिया। क्या करते हैं, जो NH4Cl बना है इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर लेते हैं, तो यहां से बनता है CaCl2। क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस 2 मोल वाटर और 2 मोल अमोनिया, ये बन जाएगा। और ये भी क्या होता है, इसका बाई प्रोडक्ट होता है। CaCl2 भी क्या है, इसका बाई प्रोडक्ट है। बोलो कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब इसने पूछा है द यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द सोलवे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कार्बोनेट आर। तो देखो भाई, क्विक लाइम मिला है, बिल्कुल सही है, लेकिन CO2 नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट लिखा है NH4Cl एंड क्विक लाइम। क्विक लाइम तो है, इस पे अभी डाउट है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है बाई प्रोडक्ट। तो अब देखो, क्या हम यहाँ पे CaCl2 और कैल्शियम ऑक्साइड को मानेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन NH4Cl को भी कंसीडर किया जाएगा। इसका रीजन ये है, मान लीजिए अगर हम रीजेनरेट ना करें, इफ रीजेनरेट नहीं करें, अगर आप रीजेनरेट नहीं करते हैं तो क्या होगा, यही तो ऑल्सो बाई प्रोडक्ट, ऑल्सो कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। इफ अमोनिया इज नॉट रीजेनरेटेड, ठीक, अगर रीजेनरेट नहीं करोगे तो यही बाई प्रोडक्ट है। बोलो कोई डाउट है क्या, तो इसके अकॉर्डिंग अब आंसर क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड NH4Cl, आंसर 3 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नोट करना कर लो। पूरी सोलवे प्रोसेस आपकी रिवाइज हो गई। और एक बात बता दूं, सोलवे प्रोसेस से K2CO3 नहीं बनाते, K2CO3 सोलवे प्रोसेस से नहीं बनता है। इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें NaHCO3 से ज्यादा होती है किसकी, KHCO3 की, तो जो यहाँ पे सॉलिड बनना था वो वाटर सोल्यूबल रहेगा, उसको सेपरेट करके आप K2CO3 में डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हो गई। जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन द ग्राफ बिलो द वन विच रिप्रेजेंट एन अल्कली मेटल विद द लोएस्ट एटॉमिक नंबर इज। देखो भाई, इस क्वेश्चन में ओनली एंड ओनली मैंने आपको डराया है, और यही काम एग्जामिनर आपके साथ करता है। कैसे डराया है, देखो ये ग्राफ दे रखा है, आपने देखा सर एस ब्लॉक और हाइड्रोजन का टेस्ट है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट है, इसमें ग्राफ कहां से आ गया। इसका मतलब फिजिकल का क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया सर ने, यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, यहाँ पे लिख दिया एटॉमिक नंबर। अब क्वेश्चन तो पढ़ लो यार, क्या पूछा है, लोएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर आप एटॉमिक नंबर बता रहे हैं तो इधर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो इनमें M, Z, Y, L और X में सबसे कम किसका हो गया, X का हो गया एटॉमिक नंबर। कुछ पूछा ही नहीं है, बोला एक्स एक्सिस में सबसे कम कौन है, ये पूछ रहा है, कौन है, X है, आंसर 1 आ गया। कोई ऐसे ही एग्जामिनर आपके साथ करता है, बीच बीच में ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन देके आपको कंफ्यूज करता रहता है, और आप डर जाओ तो इतना टफ क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और ऐसे आपको 60 से 70% क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पेशेंस के साथ पढ़ो, उसमें जो भी आपको लगता है कि जो पूछा गया उसको नोट करो, जो गिवन है उसको नोट करो, फिर उसको सोल्व करो। देखते ही भागो मत, पहली परसेप्शन मत बनाओ कि क्वेश्चन ऐसा होगा, पढ़ लो उसको, समझ लो, पेशेंस रखो थोड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, which of the following does not illustrate the anomalous properties of लिथियम। एनामलस प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिफरेंट, एनामलस का मतलब होता है डिफरेंट, तो बोल रहा है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लिथियम का डिफरेंट नहीं है। डज नॉट इलुस्ट्रेट एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ, डज नॉट लिखा, ध्यान रखना है ना। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर कंपैरेटिवली हाई, बिल्कुल सही है। बाकी मेटल के कंपैरिजन में, बाकी अल्कली मेटल के कंपैरिजन में लिथियम का बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये तो एनामलस बिहेवियर है। नेक्स्ट, लिथियम इज मच सॉफ्टर देन ग्रुप 1 एलिमेंट। देखो भाई, वो सभी सॉफ्ट होती है, तो सभी सॉफ्ट होती है, ठीक, सभी अल्कली मेटल सॉफ्ट होती है। अगर सभी सॉफ्ट होती है तो अल्कली सॉफ्ट है, इसको आप एनामलस बिहेवियर थोड़ा बोलोगे। एनामलस बिहेवियर का मतलब होता है कि वो सबसे अलग है, ठीक, तो सबसे अलग कैसे हुआ, सभी सॉफ्ट होती है, तो ये एनामलस बिहेवियर नहीं है। नेक्स्ट, लिथियम फॉर्म नाइट्राइड अनलाइक ग्रुप 1 मेटल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओनली लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करेगा अल्कली मेटल में, यानी ग्रुप 1 में, बाकी नाइट्राइड फॉर्म नहीं करते, तो ये एनामलस बिहेवियर है। नेक्स्ट, द आयन ऑफ लिथियम एंड इट्स कंपाउंड आर मोर हेवीली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। लिथियम प्लस का चार्ज बाई रेडियस रेशियो ज्यादा होने की वजह से इसका हाइड्रेशन हो जाता है, और इसलिए ये इजिली क्या बनाता है, बोलो, इसका हाइड्रेशन होगा, तो यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रेटेड सोल्ट बनाता है, जैसे LiCl.2H2, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये भी सही है।
तो कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था? सेकंड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एनोमलस बिहेवियर को, तो आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। इन केस ऑफ अल्कली मेटल द कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। देखो भाई MF MCl, एक सेकेंड, चलो उससे क्या फर्क पड़ता है, कैसे लिख दो, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, MBr Mi। ठीक, मेटल आयन कॉमन हो गया, तो एज साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, और पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो कोई डाउट है क्या? तो ये ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा आयोडाइड का है, तो आंसर 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विच इमिट लो एनर्जी बीटा पार्टिकल विद हाफ लाइफ ग्रेटर देन 12 इयर्स। तो ट्रीटियम जो है, ट्रीटियम क्या है भाई, ये आपका रेडियोएक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जो क्या करता है, लो एनर्जी बीटा पार्टिकल इमिट करता है, जिसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 12.33 इयर्स। ठीक, ये ऑलरेडी आ चुका नीट में। ठीक, फिर भी चलो ठीक है, पूछ लिया एक बार मैंने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Among H2O, H2S, H2SE and H2T, the one with highest boiling point is। देखो भाई बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करो, जैसे हम बात करते हैं हैलोजेंस में, डाउन द ग्रुप क्या होता है, मोलिकुलर वेट बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है, यहाँ पे HF का होता है। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड में, तो इसमें भी डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, लेकिन एक्सेप्शनली H2O का ज्यादा होगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर आप बात करें नाइट्रोजन फैमिली में, तो यहाँ पे अमोनिया का PH3 और NH3 से, PH3 और ASH3 से ज्यादा हो जाता है, ये आएगा ऑर्डर। ये देखो, एज मोलिकुलर मास इंक्रीज, मोलर मास इंक्रीज, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ठीक, और ये इन तीनों का ज्यादा क्यों हो गया, इन तीनों का रीजन है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कभी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोस्ट वोलेटाइल है, ये क्या हो जाएंगे, ये मोस्ट वोलेटाइल हो जाएंगे तीनों, है ना, मोस्ट वोलेटाइल हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में, यानी इनका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा अगर ये भी पूछे। अब बताओ वाटर का बोल रहा है सबसे ज्यादा, H2O बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला ही ऑप्शन है, आंसर 1। लेकिन मुझे क्या करना था, क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको रिवाइज करानी थी। ठीक, आगे बढ़ जाए भाई, वेपर प्रेशर पूछ ले मैक्सिमम किसका है, इसमें हेलोजन फैमिली में HCl का, ऑक्सीजन में H2S का, और नाइट्रोजन में PH3 का। ऐसे ध्यान रखना यार, सबसे ज्यादा वोलेटाइल पूछ लिया, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर पूछ लिया, वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा ये पूछ लिया। ठीक, नेक्स्ट 33। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हैवी वाटर इज, इट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये भी NCERT की लाइन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी स्टेटमेंट सही है, नीट 2023 में आई भी थी ये स्टेटमेंट। हैज ए हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन वाटर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि K वाटर का ज्यादा होता है KD2O से। सारी बॉइलिंग पॉइंट लिख लो, देखो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, या डेंसिटी की बात करेंगे, या विस्कोसिटी की बात करेंगे, या जो भी आपको ना फिजिकल प्रॉपर्टी याद आती है, वो सारी आपकी ना D2O की ज्यादा होती है, किससे, वाटर से। बस ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये वाटर का ज्यादा होता है, वाटर का 81 होता है, इसका 79 के करीब होता है। ठीक, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, तो कौन सा है, ओनली D वाला है, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, कर लो। सारी NCERT की लाइंस है, दिखा सकता हूं मैं आपको NCERT में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। The among the statement A to D, the correct one are decomposition of hydrogen peroxide give dioxygen। जो बोल रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करेंगे, सही बात तो है, H2O2 को डिकम्पोज करो
वाटर मिलता है और साथ में O2 गैस मिलती है, तो पहली स्टेटमेंट सही हो गई। लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड सच एज KClO3, PbNO3 ट्वाइस एंड NNO3 व्हेन हीटेड लिबरेट डाइऑक्सिन, बिल्कुल सही है। जैसे आप KClO3 को हीट करो, KClO3 को हीट करने में MnO2 कैटालिस्ट का यूज करते हैं, ध्यान रखना, ये आपके एनसीईआरटी में सरफेस केमिस्ट्री में आगे आएगा। ठीक, KCl मिलेगा प्लस 3/2 O2 मिलेगा, बिल्कुल सही है। और PbNO3 ट्वाइस को हीट करो, PbNO3 ट्वाइस हीट करने में देता है PbO प्लस NO2 प्लस O2 गैस, और NaNO3 को हीट करोगे तो ये यहाँ पे ऑक्साइड की बजाय मेटल नाइट्राइड देता है NaNO2 प्लस O2, तो तीनों O2 दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 2-ethyl एंथ्राक्विनोन इज यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी स्टेटमेंट सही है भाई, ये लिखना पड़ेगा मेरे को, एक सेकंड इसमें जगह बनानी पड़ेगी। कैसे बनाए, ऐसे करते हैं, इसको ही थोड़ा सा ऊपर ऐसे शॉर्ट लिख लेते हैं। ठीक, अब देखो ये है आपकी सी स्टेटमेंट, ये थी बी स्टेटमेंट। ठीक, ए ऊपर हो गई, 2-ethyl एंथ्राक्विनोन ये होता है। सॉरी, ये देखो भाई, यहां पे ये होता है OH, ये OH और ये यहां पे 2-ethyl एंथ्राक्विनोन। ठीक, इसको एयर के साथ हीट कर दो, O2 एयर के साथ ऑक्सीडाइज कर दो। ठीक, क्या बनेगा यहाँ पे H2O2 प्लस, यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या बनता है, 2-ethyl एंथ्राक्विनोन बनेगा, ये ध्यान देने वाली बात है, ये बनेगा, देखो ये बनता है 2 और यहां पे ये इथाइल, 2-ethyl एंथ्राक्विनोन, और वो क्यूनोल था, ये क्यूनोन है, ओन मतलब उसमें क्या है, कीटो ग्रुप आ गया, ये 2-ethyl एंथ्राक्विनोल था। ठीक है भाई, और वापिस अगर PdH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे वापिस रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो आंसर कौन सा आ गया, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूज होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परबोरेट, ये आपके एनसीईआरटी में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ABCD सारी करेक्ट है, आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, नीट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है भाई, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एज इट इज। ठीक है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, 35th क्वेश्चन, ए केमिकल इज यूज्ड फॉर द वाटर सॉफ्टनिंग टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, ए रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू जनरेट कास्टिक सोडा, व्हेन CO2 is bubbled through a solution of A, it turns cloudy. What is the chemical formula of A? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं तो वैसे ही समझ जाऊंगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है क्लार्क्स मेथड में, याद आ गया मुझे तो ऐसे ही। तो देखो CaOH ट्वाइस, यही आपका A है, तो क्या बोल रहा है, ये वाटर रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, पहले बता चुका हूं कई बार, अब दोबारा बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 बार बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक, नेक्स्ट, ए रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, CaOH ट्वाइस की रिएक्शन कराओ Na2CO3 के साथ, क्या बनेगा पता है, CaCO3 का PPT बन जाएगा और ये NaOH बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही है। अब इसमें से A का सॉल्यूशन लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लो पानी में, इसका मतलब सॉल्यूशन लेने का मतलब पानी में, CO2 इसके थ्रू पास कर दो। ठीक, तो क्या है ये क्लाउडी, ये ना मिल्की कलर देता है। ठीक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये मिल्की फॉर्म हो जाता है, मिल्की क्लाउड बनाएगा। ठीक, और केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए थर्ड आ गया, वैसे मैंने आपको सारी रिएक्शन एक्सप्लेन करी थी। ठीक है भाई, ये था आपका सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन यानी 35th क्वेश्चन। अब देखो बिना ब्रेक के मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, अब मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, पानी पी के फिर दोबारा से आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, करो जब तक आप ये। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 36। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं
और मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूं, जब भी आप सेक्शन बी के क्वेश्चन करें, एक ही क्वेश्चन पे स्टक ना हो, एक ही क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट ना करें, कोशिश करें कम से कम 15 के 15 क्वेश्चन को आप एक बार एटलीस्ट रीड जरूर कर लें। ताकि उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आपने रीड कर लिया, हो सकता है लास्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो देखते ही हो जाए, जैसे ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इजी कैलकुलेशन है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट में मिल सकते हैं। कई बार बच्चे स्टार्टिंग में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। 15 के 15 क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उनमें से 10 क्वेश्चन जो बेस्ट आपको आते हैं वो आपको करने होते हैं। तो सबसे पहले हम 36 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखो, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 इज, देखो भाई मोलरिटी में और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है, मोलरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। तो यहाँ पे इसने मोलरिटी दे दिया 1, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा 11.2। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे इसने एग्जैक्ट 11.2 ऑप्शन नहीं दिया, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, जो नियरेस्ट है वो, यानी आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, स्टेटमेंट 1, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन ऑफ कोल या कोल गैसिफिकेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब आप कोयले से, ये देखो क्या करते हो, कोयला, ये क्या कोक लिया आपने, कोक से क्या करोगे भाई, H2O वेपर इसके ऊपर पास करोगे तो CO गैस बनेगी, प्लस H2 बनता है, इसको हम कहते हैं वाटर गैस या सिंथेसिस गैस, शॉर्ट में इसको सिन गैस भी बोलते हैं। वाटर गैस और सिन गैस है ये, ठीक। ये क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोल गैसिफिकेशन। क्या कहते हैं, कोल गैसिफिकेशन। ये आपके एनसीईआरटी में है, आप एक बार इसको एनसीईआरटी में जरूर देख लें ताकि हमेशा ये आपको याद रहे। तो देखो भाई, ये कहां पे आएगा आपका, कोल गैसिफिकेशन स्टार्टिंग में आएगा या बाद में आएगा, हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में रिएक्शन है तो स्टार्टिंग में ही मिलेगी। ये देखो, ये है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। यही मैंने आपको बताया। टेम्परेचर भी अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, 1270 केल्विन होता है, ठीक। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कोल गैसिफिकेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ सिन गैस इज CO प्लस CO2 प्लस H2। रॉन्ग है, क्योंकि आपके सामने CO प्लस H2 क्या कहते हैं, सिन गैस कहते हैं। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। आंसर क्या आ जाएगा 37 का 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, which alkali metal during flame test will show color corresponding to the maximum wavelength। तो देखो भाई, लिथियम कैसा कलर शो करती है, आपको पता है क्रिम्सन रेड कलर शो करती है। सोडियम कैसा कलर शो करती है, गोल्डन येलो, ठीक। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें भाई, पोटेशियम वायलेट, ठीक। और रुबिडियम में कैसा आएगा, पेल इसका वॉयलेट आता है, इसका भी है ना, ऊपर वाले का पेल वॉयलेट आता है, इसका वॉयलेट आएगा, पेल वॉयलेट, और इसका रुबिडियम का वॉयलेट बोल देंगे, और सीजियम का ब्लू बोल देंगे। ये कलर होते हैं। तो अब एक बात बताओ, ये कलर आ गए आपके मेटल्स के, तो अब आपको बताना है कि कौन सा मैक्सिमम वेवलेंथ वाला कलर शो करेगी। तो हमें पता है विबग्योर में क्या होता है, बोलो भाई, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लैम्डा बढ़ेगा। तो लैम्डा मैक्सिमम किसका होता है, रेड का। लैम्डा मैक्सिमम रेड का, रेड कलर कौन शो कर रहा है, लिथियम। आंसर क्या आ जाएगा 1। ये भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 39, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप, हाउएवर द वन व्हिच इज इनकरेक्ट इज। देखो भाई, लिथियम मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ क्या करते हैं, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक। क्योंकि इनका साइज जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और चार्ज बाई रेडियस रेशियो भी ऑलमोस्ट सेम आता है, ठीक। इसकी वजह से ये इसका रीजन होता है। तो अब आ जाओ पहला क्वेश्चन, बोथ फॉर्म नाइट्राइड। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्राइड फॉर्म करेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, नाइट्रेट्स ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम यील्ड NO2 एंड O2 ऑन हीटिंग। ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों के नाइट्रेट को जब डिकम्पोज करेंगे, जैसे LiNO3 को अगर आप डिकम्पोज करते हैं हीट करके, तो क्या बनेगा, Li2O बनेगा,
2NO2 प्लस हाफ O2 यानी NO2 और O2 इसने दे दिया। ऐसे ही मैग्नीशियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, 2 मोल NO2 का मिलेगा और एक हाफ मोल आपको O2 का मिलेगा। तो दोनों में NO2 और O2 मिल रहा है। नेक्स्ट, बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 डॉट CaOH2, वो बेसिक कार्बोनेट बनाता है, कॉपर बनाता है, लेड बनाता है, लेकिन ये बेसिक कार्बोनेट नहीं बनाएंगे। फिर इसके बाद बोथ फॉर्म सोल्यूबल बाइकार्बोनेट, ये स्टेटमेंट सही है, LiHCO3 एंड MgHCO3, LiHCO3 इसका दो एंड MgHCO3 ट्वाइस, ये क्या होते हैं दोनों, ये दोनों सोल्यूबल है। क्या है ये, वाटर सोल्यूबल बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट। ये इसका क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई और उसने इनकरेक्ट ही पूछा था, तो आंसर क्या आ गया, थर्ड आ गया। इसको लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, असर्शन रीजनल क्वेश्चन है, BeSO4 एंड MgSO4 आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो देखो भाई क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें BeSO4, MgSO4 और CaSO4, SrSO4 और BaSO4, तो पूरा ही ऑर्डर देख लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में आपका एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इनटेक्स्ट एग्जांपल भी है। तो देखो सल्फेट आयन जो है, सल्फेट आयन क्या है, लार्ज है, तो आपको पता है सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कॉमन आयन लार्ज हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑन, ये देखना चार्ज ऑन आयन सही लिख दो, कहीं सोचो ये एनायन लिख रखा है, कोई भी हो, कैटायन हो या एनायन हो, चार्ज जितना ज्यादा सोल्युबिलिटी उसका हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन होगा हाइड्रेशन एनर्जी। तो सब में चार्ज तो क्या, सभी में +2 है, देख लो सब में +2 आ गया। तो अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी घटेगा तो सोल्युबिलिटी भी घटेगा। बोलो कोई डाउट है क्या, ये सोल्युबिलिटी का ऑर्डर आ गया। ये बोल रहा BeSO4 MgSO4 सोल्युबल नहीं, अरे ये तो सबसे ज्यादा सोल्युबल है भाई, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। रीजन पे आ जाओ, Be2+ एंड Mg2+ हैव लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, अरे सबसे ज्यादा होगी इनकी, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, आंसर इज 4, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। देखो भाई कॉलम 1 और कॉलम 2 में क्या क्या दे रखा है, कॉलम 1 में आपके मेटल्स है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम एंड सीजियम, और यहां दे रखा है कॉलम 2 में, यहाँ पे भाई इनकी प्रॉपर्टी लिख रखी है, तो उनको मैच करके देखते हैं। सबसे पहला लिथियम ही किसके साथ मैच करेगी, लो रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, नहीं, गोल्डन येलो फ्लेम नहीं, ये तो कौन देता है, सोडियम, तो सोडियम तो मैच कर गया किसके साथ, सी मैच कर गया भाई सेकंड के साथ, तो ऑप्शन देख लो सी सेकंड के साथ 2 ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो आंसर नहीं आएगा। डी इसने दे रखा है सीजियम, सीजियम क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक, तो ये मैच कर गया थर्ड के साथ, क्योंकि सीजियम के क्या बनते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनते हैं। फिर अब इन दोनों को कैसे करेंगे, लिथियम का कोई रोल है क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, नहीं, बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई रोल नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन चेक करो, कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, बिल्कुल सही है, लिथियम का जो कार्बोनेट होता है वो डिकम्पोज हो जाएगा हीट करने पे लिथियम ऑक्साइड और CO2 में, जबकि बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इनके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते इवन अप टू रेड हॉट, तो ये फोर्थ के साथ मैच कर गया। अब पोटेशियम क्या है, इसका रोल है बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो ये फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा। तो अच्छा, वैसे सोडियम का भी रोल आता है, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस सोडियम की भी है, लेकिन अगर यहाँ पे मोर करेक्ट देखें, ज्यादा मैच कराना सही, मतलब एक एक अगर मैच कराना हो तो यही ज्यादा मैच हो रहा था, सोडियम किसके साथ, गोल्डन येलो के साथ। कुछ बच्चों ने सोचा होगा सर सोडियम फर्स्ट के साथ भी तो मैच कर सकता है, लेकिन अब मोर करेक्ट आंसर कौन सा आएगा वही करेंगे ना। तो ए का क्या आया 4 और बी का 1, सी का 2, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, आंसर इज 4, क्वेश्चन नंबर 41। कुछ लिखना तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 42, ये भी आपका क्या आ गया भाई, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, ये जेईई मेंस में आ चुका है और ये नीट में आ सकता है, इसीलिए मैंने दिया है, और एक बार और आपको रिवाइज कराऊंगा मेजर टेस्ट के थ्रू। ठीक, अब इसने क्या दे दिया, सोल्ट्स दे दिए और उनके फ्लेम कलर दे दिए विद वेवलेंथ, तो अब इसको ना यहां से नहीं कर सकते हम, ये थोड़ा सा ना आपका क्वेश्चन कहां से, थोड़ा सा रटने वाला रट्टूफिकेशन क्वेश्चन है ये, और ये आपका एनसीईआरटी से ही होगा। देखो सबसे पहले
अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में यहां आ जाओ, देखो लिथियम का कितना आ रहा है, लिथियम का आ रहा है 670, ठीक, और सोडियम का आ रहा है 6589, पोटेशियम का आ रहा है 766 और रुबिडियम का आ रहा है 780 और सीजियम का सबसे कम 455। तो अब थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक, यहां से आया ये क्वेश्चन, तो अब चेक करो एक बार, वापस चलो अपने ऑप्शंस पे, सबसे ज्यादा किसका है, रुबिडियम का और सबसे कम सीजियम का, ठीक, सबसे ज्यादा रुबिडियम का, उससे कम था सीजियम का, तो रुबिडियम का सबसे ज्यादा कौन सा, 780 वाला, तो सीधा मैच करो सी को थर्ड के साथ, और सीजियम का सबसे कम वाला फर्स्ट वाला, डी का 1, तो डी का 1 और सी का 3, तो दो ऑप्शन में हो गया भाई। अब लिथियम का कितना होता है, लिथियम का NaCl से हो जाता है, तो लिथियम का आएगा 670, ए का मैच कर गया 2 के साथ, और बी का NaCl का 589, बी का मैच करेगा आपका 4 के साथ, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, ऑप्शन आपका 4 मैच कर रहा है, ठीक, तो ये थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक, रटने वाला भाई, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक, अगर आप ध्यान रखना चाहो, देखो सबसे ज्यादा आएगा सीजियम क्लोराइड का सबसे कम आएगा, मैंने जैसा बताया था आपको, रुबिडियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा, रुबिडियम का सबसे ज्यादा आ रहा था, फिर इसका रुबिडियम का ऐसे ध्यान रख लो, लैम्डा रुबिडियम का सबसे ज्यादा आ रहा है, उससे कम पोटेशियम का, उससे कम लिथियम का, उससे कम सोडियम का और सबसे कम सीजियम का, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक, हो जाएगा भाई, देख लो इसको। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स इज, देखो भाई दो केस बनते हैं थर्मल स्टेबिलिटी के, थर्मल स्टेबिलिटी में केस 1, इफ कॉमन आयन इज मोनोएटोमिक लाइक हाइड्राइड आयन हो जाए, ऑक्साइड हो जाए, नाइट्राइड हो जाए, हैलाइड्स हो जाए कोई भी, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, देन डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। ऐसा क्यों भाई, डाउन द ग्रुप क्या, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा, और मोनोएटोमिक, यहाँ पे क्या है, मोनोएटोमिक आयन क्या है, मोनोएटोमिक आयन को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं स्मॉल, यहां लिख लेना, ये जो हम है ये स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा, और साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो एनायन तो क्या है, छोटा है, और एनायन अगर छोटा है तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, कम, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक, समझे, जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया LiH, NaH, KH, RbH, इनकी सबकी हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले ऑक्साइड की बताओ भाई, ऑक्साइड की भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, ऐसे आपसे और पूछ ले हैलाइड्स की या नाइट्राइड की, इनकी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, ठीक। अब आ जाओ केस 2, व्हेन कॉमन आयन इज polyatomic like O2 माइनस 2 हो गया, O2 माइनस हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाई कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, बाई सल्फाइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, फॉस्फेट है, इसके अलावा आपका क्लोरेट, जितने भी है, ऑक्जेलेटो है, जितने भी है, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये होता है भाई आपका पॉलीएटॉमिक एनायन लार्ज होता है, तो साइज ऑफ कैटायन बड़ा, पैकिंग एफिशिएंसी लार्ज होंगे दोनों, बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो Li2CO3 या Na2CO3, K2CO3, CH2 डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगी। ऐसे ही बेरिलियम के लिख दो, यानी सेकंड ए के लिख दो, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब चाहे कार्बोनेट लिख दो, बाई कार्बोनेट लिख दो, सल्फेट, नाइट्रेट, कुछ भी लिख दो, ठीक, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अब इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, आंसर इज सेकंड। तो पूरा थर्मल स्टेबिलिटी मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करा दिया,
ठीक है भाई। देखो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आपसे थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाए, सिर्फ 2 लाइन ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। पहला केस बनता है मोनो एटॉमिक आयन का, जैसे भाई सिंगल एटम जिसमें हो, जैसे हाइड्राइड आयन हो गया, ऑक्साइड आयन है, नाइट्राइड है या हैलाइड है, जैसे चाहे आपका फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो, तो इनके केस में डाउन द ग्रुप जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी सोल्ट्स की क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोनो एटॉमिक आयन को हम कंसीडर करते हैं स्मॉल आयन, और अगर आपका एनायन मान लीजिए स्मॉल हो जाता है तो डाउन द ग्रुप कैटायन का साइज बढ़ेगा, जिसके कारण डाउन द ग्रुप जाने पे बड़ा कैटायन और छोटा एनायन पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं हो पाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी घट जाएगी। सेकंड केस, अगर आपका कॉमन आयन पॉली एटॉमिक है, जैसे भाई आपका पेरोक्साइड होता है O2-2, सुपर ऑक्साइड हो सकता है O2-, इसके अलावा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, फोस्फेट्स या परक्लोरेट्स हो सकता है, ऑक्जेनेट हो सकता है, तो ऐसे के केस में डाउन द ग्रुप जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि पॉली एटॉमिक आयन को हम बड़ा कंसीडर करते हैं, जिसके कारण क्या होगा बोलो भाई, उसका बड़ा आयन होगा, एनायन बड़ा होगा, तो डाउन द ग्रुप जाने पे कैटायन का साइज बढ़ेगा, कैटायन बड़ा, एनायन बड़ा, पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी, तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। मोनो एटॉमिक के केस में डाउन द ग्रुप जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और पॉली एटॉमिक के केस में डाउन द ग्रुप जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये ध्यान रखना है। इसमें कुछ लिखना तो लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ए मेटल M readily form its sulfate MSO4 which is water soluble. It form its oxide MO which becomes inert on heating. It forms its insoluble hydroxide which is soluble in NaOH solution. The metal M then M is, देखो भाई M क्या दे रखा है आपको ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल दे रखे हैं, मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम, बेरिलियम, और बोल रहा है उसका जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो क्या है, NaOH में सोल्यूबल है। यानी ये क्या रहेगा, इसका नेचर एसिडिक भी रहा होगा, तभी तो ये बेस में सोल्यूबल होगा। और एसिडिक क्या है भाई, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो तो क्या बनाएंगी, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाती है, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये एम्फोटेरिक होता कि नहीं होता, बोलो कोई डाउट है क्या, ये एम्फोटेरिक होता है, और इसीलिए ये NaOH में सोल्यूबल है, और सोल्यूबल है तो क्या बना लेता है, Na2BeO2 बनाता कि नहीं बनाता, या बोलो, या आप ऐसे भी दिखा देते हो Na2BeOH4, ऐसे भी दिखा दिया जाता है, ठीक, तो ये सोल्यूबल हो गया इसमें, ठीक, तो क्या आ गया, M इज बेरिलियम, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका 4। कर सकते हैं नहीं कर सकते। और वैसे भी बेरिलियम का जो सल्फेट होता है BeSO4, ये तो क्या होता है, सोल्यूबल होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको करवा चुका हूं। सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें भाई, BeSO4 सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा, उससे कम MgSO4, और उससे कम क्या आएगा, CaSO4, ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, SrSO4, और सबसे कम BaSO4, ठीक। और अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, ये भी हम कर चुके हैं, और ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने फिर रिवाइज करा दिया, दो तीन बार तो आज ही हो गया, ठीक। अब देखो इसका सल्फेट क्या है, ये सोल्यूबल सल्फेट, ये इनसोल्यूबल, तो यही तो पूछा था, जिसका हाइड्रोक्साइड इनसोल्यूबल हो जाए और सल्फेट क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए, ठीक। इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड और सल्फेट क्या है, सोल्यूबल है, तो आंसर क्या आ गया, बेरिलियम। आंसर इज 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप बोल सकते हैं नीट 2024 में आएगा, बोलो कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे ऐसे, लिख लो भाई, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो जल्दी से, कुछ भी आ सकता है, ये ऑर्डर आ सकता है या इससे क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ जाएगा, पहले करवा भी चुका हूं मैं, ठीक। नेक्स्ट, द अल्कलाइन अर्थ मेटल विद द लीस्ट डेंसिटी वैल्यू इज, भाई डेंसिटी अगर हम बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल में लिथियम से ज्यादा होती है पोटेशियम की, और पोटेशियम से ज्यादा होती है सोडियम की, सोडियम से ज्यादा होती है रुबिडियम की, रुबिडियम से ज्यादा होती है सीजियम की। डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम की कम क्यों, ड्यू टू वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स, साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा। नेक्स्ट, डेंसिटी अगर हम बात करें किसकी,
अल्कलाइन अर्थ मेटल की कैल्शियम की मैग्नीशियम से कम होगी, और इससे ज्यादा हो जाती है बेरिलियम की, इनसे भी ज्यादा हो जाती है स्ट्रोंशियम की, उससे ज्यादा बेरियम की। अब ये तो आपको समझ में आता है, इसके पास तो 3D वैकेंट है, ठीक वही सेम रीजन आ गया। लेकिन बेरिलियम क्या है, स्मॉल साइज होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है, तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि डेंसिटी मिनिमम किसकी होगी, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम की होती है। आंसर 4 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ H2 इज द हाईएस्ट अमंग डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन ए सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, जो डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनमें बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी H2 की सबसे ज्यादा होती है, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट, डाइहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद HCl एज वेल एज NaOH। बिल्कुल सही है, Zn को HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, साथ में वह H2 गैस रिलीज हो जाएगी। NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तब भी रिएक्शन करेगा, और क्या बनाता है, ये बनाएगा Na2ZnO2 और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, at around 2000 Kelvin the dissociation of dihydrogen into its atom is nearly 8.1%। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 2000 H2 को जब आप डिसोशिएट करते हैं हाइड्रोजन एटम्स में, ये देखो हाइड्रोजन एटम में डिसोशिएट करेंगे तो 2000 केल्विन पे इसका जो डिसोसिएशन होता है वो होता है 0.081%, और अगर यही बात आप 5000 केल्विन पे करते हैं तो ये हो जाता है 95.5%। ठीक, इतना होता है, 95.95% होता है शायद। एनसीईआरटी में चेक ही कर लेते हैं, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमें चाहिए कि किसकी, हाइड्रोजन की एनसीईआरटी, इसमें ये प्रॉपर्टीज आ गई, शायद इसी में मिल जाएगा, यूजेज में है या प्रॉपर्टीज में, ये रहा। देखो, द HH बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी इज द हाईएस्ट फॉर ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक, ये पहला स्टेटमेंट था। अब दूसरा पढ़ो, देखो नेक्स्ट लिखा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू इट्स एटम इज ओनली 0.081% अराउंड 2000 केल्विन व्हिच इंक्रीज टू 95.5% एट 5000 केल्विन। तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी जेईई मेंस में पूछी जा चुकी है, तो नीट एग्जाम में एज इट इज आ सकती है। जेईई मेंस ने क्या किया था, यहाँ पे 0.081 की बजाय 8.1% लिख के दे दिया, और उसने 4 स्टेटमेंट में ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी जिसमें 8.1% किया था, और ये पूछा था कौन सी रॉन्ग है, तो वही रॉन्ग थी जैसा कि इस क्वेश्चन में आपके दिखाया गया है, ये देखो। और यहाँ पे 95.5% करोगे, ठीक, ये रॉन्ग हो गई, तो यही आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन H2 मॉलिक्यूल्स एट ए हाई टेम्परेचर आर इरेडिएटेड विद यूवी रेडिएशन। बिल्कुल सही है, तो हाइड्रोजन एटम में टूट जाएंगे, तो थर्ड रॉन्ग है। आपसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। जेईई मेन में ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने अभी आपसे पूछा है, मेजर टेस्ट में पूछूंगा क्योंकि ये नीट 2024 में आएगा। क्या है भाई, नीट 2024 में आएगा, लिख लो इसको। ठीक, आंसर क्या आ गया इसका, थर्ड आ गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2O2 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है, तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, रॉन्ग। नेक्स्ट, इट डिकम्पोज ऑन एक्सपोजर टू लाइट। बिल्कुल सही है, लाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है। इट हैज टू बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक और वैक्स लाइन्ड ग्लास बॉटल इन डार्क। इसीलिए इसको, क्योंकि लाइट में डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं भाई, वैक्स वगैरह लगा के डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर किया जाता है। इट हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द डस्ट। बिल्कुल सही है, डस्ट हो या मेटल वगैरह हो, इसके लिए किसका काम करते हैं बोलो, इसके लिए इसका डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, ये कैटालिस्ट का काम कर जाएगी। ठीक, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर मेटल प्रेजेंट है या डस्ट प्रेजेंट है तो वो कैटालिस्ट का काम करेंगे और इसके डिकम्पोजिशन को फास्ट कर देते हैं। तो दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला गलत है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, इनकरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, देयर इज अ सैंपल ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स स्ट्रेंथ। देखो मैं आपको बता देता हूं भाई, पहले आता है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 11.2। ठीक, फिर आता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, H2O2 का एन फैक्टर है कितना, 2 होता है। कितना होता है, 2।
ठीक, तो नॉर्मलिटी कितना आ गया, x अपॉन 5.6 आ जाएगा। फिर नॉर्मलिटी को अगर, अब नॉर्मलिटी क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मलिटी को आप है ना इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में। तो नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 34 डिवाइड बाई 2, 17 होता है इक्विवेलेंट वेट इसका। तो क्या लिखोगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मल, ये नॉर्मलिटी कितना है, x बाई 5.6 गुना में ये आ जाएगा आपका 17, ये आ गया आपका स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के बाद वेट बाई वेट परसेंट, देखो आपने क्या लिखा, स्ट्रेंथ लिखा है x बाई 5.6 इंटू 17, ये ग्राम पर लीटर में आ रहा है। तो वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसको आपको ग्राम पर ml में लेके जाना पड़ेगा। तो x बाई 5.6 गुना में 17, ठीक, डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, ठीक, ग्राम पर ml में आ गया और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू x अपॉन 5.6 इंटू 17 बाई 10। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेंथ के लिए हमें ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला लगाना है या वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का। तो अगर आंसर परसेंट में है तो ये फॉर्मूला लगाओगे और ग्राम पर लीटर में ऑप्शन दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखो परसेंट में आंसर दिया है तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इसका मतलब पूछ रहा है, तो x कितना 10 है डिवाइड बाई 5.6 गुना में 17 बाई 10, तो इसको कैंसिल कर दो, दिस इज 17 बाई 5.6, ये आ जाएगा 170 बाई 56। तो अब 176 को 56 से 170 को 56 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 56 या 168, 3 और पॉइंट फिर 0, फिर आ जाएगा 200, तो 56 या पे फिर जाएगा 3.03, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये 4, 3.03%, आंसर इज 4, ये क्वेश्चन है। तो सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दिए, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपका 49, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद हैवी वाटर। अरे CaC2 अगर H2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, CaOH ट्वाइस प्लस C2H2 बनता कि नहीं बनता। और यहीं पे अगर आप हैवी वाटर ले लेंगे तो जहां पे हाइड्रोजन आया वहां पे ड्यूटेरियम आ जाएगा, CaOD ट्वाइस प्लस C2D2। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये एक ऑप्शन आ रहा है, आंसर इज 1, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है भाई, हो जाएगा ना। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अल्कली मेटल इज इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। भाई मैं अल्कली मेटल भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट इट्स एफिनिटी फॉर नॉन मेटल, जैसे अल्कली मेटल क्या है, NaCl, NaBr, LiCl, KCl, ये क्या करती है, हैलोजन के साथ क्या करती है, हैलोजन की तरफ ये अट्रैक्ट होती है, उनकी तरफ नॉन मेटल के साथ ये इजीली रिएक्ट कर लेती है। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ ये रिएक्शन कर लेती है, ठीक। वैसे ही हाइड्रोजन करता है H2O, H2S, HF, HCl, HBr। नेक्स्ट इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर, भाई अल्कली मेटल की तरह ये भी रिड्यूसिंग होती है। नेक्स्ट इसके बाद इट्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर, भाई नॉन मेटल, भाई अल्कली मेटल नॉन मेटल थोड़ी होती है, हाँ हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल जरूर है। तो नॉन मेटल इसका ये क्या है, ये अल्कली मेटल से किसमें डिस्टिंग्विश हो गई, किसमें डिफरेंट हो गई, अपने नॉन मेटालिक कैरेक्टर में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपके इंट्रोडक्शन में दिया है, इंट्रोडक्शन से भी मैंने क्वेश्चन बना दिया, और ऐसे ही एग्जामिनर करता है, इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन बना लेता है, ठीक। और एग्जामिनर करेगा आने वाले टाइम पे, देखना आप इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और मैं लिख देता हूं इस पे, ये नीट 2024 में आएगा, आ सकता है, आएगा नहीं लिखूंगा, आ सकता है, लो ठीक। तो ये था आपका एस ब्लॉक और हाइड्रोजन टेस्ट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन को मैंने बड़े प्यार से आपको समझाया है, मिस्टेक आप क्या कर सकते हो वो बताया है, पूरी एनसीईआरटी मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करा दी, जो बातें आप भूल सकते थे वो बार बार लिख लिख के रिवाइज कराया है, ताकि पूरा रिवीजन आपका अच्छे से हो जाए और आपका एस ब्लॉक और हाइड्रोजन में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो उम्मीद है इन वीडियो सॉल्यूशन को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। ऐसे ही आप और अच्छे से मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर करेंगे। बीवाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज जो है वो साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि केयर टेस्ट सीरीज ही एनसीईआरटी के आपको वो पॉइंट्स याद कराती है जो आप बार बार भूल जाते हो। और केयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से प्रैक्टिस करके अगर आप उसके वीडियो सॉल्यूशन देख लेते हैं, एटलीस्ट उन क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं जो आपसे मिस्टेक होते हैं, जो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हो टेस्ट में, तो आपका पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाता है और ऐसे बच्चे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाते हैं।
इस बार बारी आपकी है, आपको भी अच्छा स्कोर करके आना है। ठीक है भाई, तो ऐसे ही लगे रहो, टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करो। जिसने ज्वाइन नहीं किया जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, और जो प्रेजेंट टाइम पे कोटा में है वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर बता देता हूं, अगर आपको कोई डाउट है या मेरे से बात करनी है, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।